Political Science, Contemporary World Politics, Chapter 1, the Cold War Era and Nam. And this is going to be our part 2 of this chapter. अगर आपने part 1 नहीं देखा है, kindly check out the part 1 of this chapter onto my channel. You can also check out playlist जिसमें मैंने एक separate playlist बनाई है class 12 political science की detail explanation के लिए, तो आप वो refer कर सकते हैं. And before starting this video, let me tell you that this year, यानी कि 2020, I am teaching live. So in case you want to join my course, you can. I designed crash course for class 12 history and political science, जिसमें 12th class के students का इन दोनों subjects का course within 2 months में complete करवाया जाएगा. Each day we will have a live lecture 1 घंटे से तकरीबन 1.5 hour तक. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, just contact me on the given number. I provided you in description box. It's a WhatsApp number. Otherwise, you can also contact me on my Instagram for crash course queries. But it's a paid course. तो more info के लिए आप मुझे वहाँ पे contact कर सकते हैं. Let's start our today's chapter. Okay, Cold War era and now we have completed our topic up to 3. ठीक है, 4th one is going to be arenas of the Cold War. तो अभी हमने बात की कोल्ड वॉर क्या है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बात की. वी टॉक्ड अबाउट 2 अलायंसेस, ठीक है, और इमर्जेंस ऑफ 2 ब्लॉक्स. नाउ वी गोइंग टू हैव एरेनास ऑफ अ कोल्ड वॉर, जिसमें हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के दौरान इनडायरेक्टली वॉर कितने हुए, ऐसे इनडायरेक्टली वॉर जिसमें सुपर पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थी. ओके, सो इम्पोर्टेंट वॉर्स इन CW इज लाइक अ कोल्ड वॉर. कोरियन वॉर. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डिटेल. पहले वाले वीडियोस में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था इसका, बट आई विल बी गिविंग यू. कोरियन वॉर 1950 एंड 53. वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाता है 1945. कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1947 में. एंड इसमें कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा बनती हैं. एज आई सेड दैट कि कई सारे इनडायरेक्टली वॉर हुए जिसमें सुपर पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थी. कोरियन वॉर उसी में से है. कोरिया एक जापानीज कॉलोनी रह चुका है. अब चूंकि 15 अगस्त कोरिया हो जाता है आजाद जापानीज कॉलोनी से. यस, वी एंड कोरिया शेयर सेम इंडिपेंडेंस डे. ओके, सो कोरिया हो गया आजाद. देयर वी सी दैट कि कोरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था. सो 2 हिस्सों से हमारा मतलब है कि एक तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. हाउ? देयर इज वन वर्ड मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट, और इफ यू विल जस्ट गूगल इट, 38 पैरेलल जो है वो कोरिया को डिवाइड कर देता है. 38 पैरेलल से हमारा मतलब है इट्स अ सर्कल दैट बॉर्डर्स. लेट मी जस्ट राइट हियर 38 parallel. What was it? It was a circle latitude that made border of Korea, and it divides Europe, it divides North America, it divides Mediterranean Sea, it divides Asia. So these are the countries जो 38 parallel latitude से divide होती है, और divide होते हुए जो border बनता है उससे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया भी अलग होता है. अब जब चल रहा था वॉर, कोल्ड वॉर, ठीक है, 1947 का शुरू हो गया था, क्योंकि we see that नॉर्थ कोरिया जो है वो आ जाता है यूएसएसआर की ग्रिप में. यानी कि वहां पे जो आइडियोलॉजी चल रही थी दैट वाज ऑफ यूएसएसआर, एंड यूएसएसआर वाज सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया. साउथ कोरिया में हम देखते हैं कि इट वाज सपोर्टेड बाय यूएसए. तो कोशिश काफी की जाती है. कोल्ड वॉर के बाद जो है हम देखते हैं कई सारी ऐसी कंट्रीज जो कोल्ड वॉर की वजह से जिनके यहाँ वॉर हुआ वो बाद में एक हो गई, बट कोरिया वाज अमंग देम जो कभी भी एक नहीं होता है, और ये हमेशा के लिए डिवाइड हो गया. सो वी नो दैट कि आज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जो है दोनों अलग अलग हैं. दिस वाज जस्ट अ स्टोरी ऑफ अ कोरिया. तो 1950 से लेके 53 तक ये चलता है. लास्टली जो है ये डिवाइड ही हो जाते हैं. सेकेंड, बर्लिन 1958 to 62. Nikita Khrushchev, who was leader of USSR, given speech and ultimatum देते हैं. किसको? यूएसए को, फ्रांस को एंड ब्रिटेन को, कि अगर आपने वेस्ट बर्लिन नहीं छोड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा. सो वेस्ट बर्लिन विद इन 6 मंथ में खाली कर दो. अब बर्लिन की स्टोरी देखते हैं. बर्लिन इज जर्मनीज कैपिटल, ठीक है. इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था. जस्ट सपोज इट्स अ बर्लिन, तो ये ईस्ट जो है इट वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर, और इनफैक्ट यूएसएसआर वॉज प्रोटेक्टिंग बर्लिन, यू कैन से सो. एंड दिस वॉज वेस्ट जर्मन, आई मीन वेस्ट बर्लिन. तो यहाँ पे था यूएसए.
कंसीडर दैट इट्स अ बर्लिन, ठीक है। अब ये बर्लिन है, ये ईस्ट साइड है, इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। ये हर जगह की यही स्टोरी है, एक को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर एंड दूसरे पार्ट को यूएसए, एंड वेस्ट पार्ट वाज सपोर्टेड बाय यूएसए। अब यहाँ पे जब निकिता क्रुश्चेव ने अल्टीमेटम दिया तो यूएसए ने कहा भाई हम क्यों हटे, हम तो बिल्कुल नहीं हटने वाले, एंड इस तरीके से अ काइंड ऑफ वॉर होता है यहाँ पे। और बर्लिन क्राइसिस यू कैन से 1958 से 62 तक चलता है। अल्टीमेटली एक वॉल बना दी जाती है क्योंकि वेस्ट बर्लिन को यूएसए छोड़ने को तैयार नहीं था, तो एक वॉल बना दी गई। इट वॉज अ बर्लिन वॉल जो जब कोल्ड वॉर खत्म होता है ना तब गिराई जाती है। यू कैन से बर्लिन से पूरा वेस्ट, बर्लिन तो डिवाइड था ही, पूरा वेस्ट जर्मनी जो है वो यूएसए के कंट्रोल में था। इट विल बी रॉन्ग इफ वी से दैट कि बर्लिन का ही जो है डिवाइडेशन हुआ था, यहाँ पे पूरे जर्मनी का डिवाइडेशन हुआ था। बर्लिन सेंटर पॉइंट था, तो वेस्ट जर्मनी पूरा का पूरा यूएसए के कंट्रोल में था एंड ईस्ट जर्मनी वाज अंडर कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर, एंड दिस इज हाउ बर्लिन जो है और जर्मनी जो है वो डिवाइड होता है। आपने क्लास 10th में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है, ये जो वॉल बनाई गई थी बर्लिन में, इसको भी गिरा दिया जाता है एंड फाइनली जो है यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का, एंड जर्मनी आज एक हैप्पी कंट्री है। कोरिया के जो एंड था वो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। कॉन्गो क्राइसिस, ओके, सो 1960s में हम देखते हैं कॉन्गो क्राइसिस। कॉन्गो यू कैन से दैट देयर वर 2 कॉलोनीज, ठीक है, 2 अलग अलग कंट्रीज की कॉलोनी थी। एक तो कॉलोनी थी बेल्जियम की, दूसरी कॉलोनी थी फ्रांस की। बेल्जियम एंड फ्रांस दोनों को छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनकी चलती नहीं है और यूएसएसआर एंड यूएसए इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बेल्जियम एंड फ्रांस दोनों छोड़ के चले गए। बट लेकिन जो बेल्जियम ने कैप्चर किया था कॉन्गो, उसको आज रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानते हैं, एंड द एरिया विच वॉज कंट्रोल्ड बाय फ्रांस और इट वॉज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस, वो एरिया आज हम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो जस्ट यू मस्ट नो द डिफरेंस, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो एरिया है जहां पे एक वक्त में फ्रांस की एक कॉलोनी हुआ करती थी, एंड बेल्जियम की कॉलोनी जो है वो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो जो आज का है वो थी। एंड इसमें भी यूएसए एंड यूएसएसआर ने अपना रोल प्ले किया। क्राइसिस होते हैं, यू वोंट बिलीव दैट देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन, जिसमें से 2 मिलियन पॉपुलेशन को जो है मार दिया जाता है इनटू दिस क्राइसिस। सो दिस इज हाउ कॉन्गो में भी जो है हम एट्रोसिटीज देखते हैं कोल्ड वॉर की वजह से। नाउ फोर्थ वी आर गोइंग टू हैव वियतनाम वॉर। वियतनाम भी एक जापानीज कॉलोनी थी, जापानीज जाते हैं, अमेरिका सोचता है, यूएसएसआर सोचता है नाउ वी विल कंट्रोल दिस कंट्री, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यू विल सी वन कार्टून इनटू योर बुक जिसमें जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट वियतनाम की एक उसको प्लेट में रखे हुए हैं, अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, आई एम नॉट गेटिंग दैट इंसेक्ट नेम, सो तो वो प्लेट में रखे हुए हैं एंड ही इज थिंकिंग दैट कि वियतनाम तो अब हमारा हो गया क्योंकि हमने उसको जापानीज कॉलोनी, मतलब जापानीज को यहाँ से हटा दिया है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वियतनाम तो आजाद होना चाहता था। तो 1945 से 46 का ये है। बट हियर आई जस्ट वांट टू करेक्ट गाइस वन थिंग दैट वियतनाम वॉर हुआ था, ये हुआ था 1955 में। Here it is War of Vietnam, ठीक है, तो मैं करेक्ट कर देती हूँ उसको, it was War of Vietnam because पहली बात तो ये जब वियतनाम आजाद हुआ तो 1945 से 46 की वो कहानी है, फिर 55 से कहानी वो है जब यूएसए एंड यूएसएसआर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एरेनाज द कोल्ड वॉर, दीज वर इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन कोल्ड वॉर। आपकी बुक में ज्यादा जो है डिफाइन नहीं किया गया है, बट यू मस्ट नो अबाउट इट। Next we are going to have नाम played role in mediating, okay, नाम क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये क्या था एक्चुअली, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट मैं आपको बताती हूँ। वी टॉक कि कोल्ड वॉर में पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और 2 अलायंस में कंट्री और वर्ल्ड बढ़ जाता है, ठीक है, 2 अलायंस सिस्टम में वर्ल्ड बढ़ गया था। बट देयर वर सम कंट्रीज जो ना ही यूएसए का साथ देना चाहती थी ना ही यूएसएसआर का, और इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व थी, एज वेल एज दोज कंट्रीज जो अभी अभी डीकोलोनाइज्ड हुई थी, इंडिया उसमें आता है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तभी जो है कोल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। इंडिया नहीं चाहता था कि इतने समय तक जब वो ब्रिटेन के अंडर रहा है अब वो किसी और
को अपने ऊपर नहीं देख सकता था। अपने ऊपर से मतलब है ना, इंडिया वांट टू बी अ सोवरेन कंट्री, दैट्स इट। हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। वी शुड नॉट आस्क टू यूएसए, वी शुड नॉट आस्क टू यूएसएसआर फॉर टेकिंग आवर डिसीजन। सो India decided along with other 4 countries leaders, let's make now non-aligned movement. We are going to do into this what we will do, हम जो है पार्शियलिटी नहीं करेंगे, जो भी सही होगा उसका साथ देंगे। अगर यूएसए ने कुछ स्टेप लिया है हम उसका साथ देंगे, अगर यूएसएसआर ने कुछ स्टेप लिया है हम उसका साथ देंगे। हियर वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन विच इज कोरियन वॉर जो हुआ था, इसमें शुरुआत नॉर्थ कोरिया ने की थी। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की मिलिट्री पर हमला कर दिया था और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक पूरी की पूरी टीम बनाई थी। इट वाज अ टीम ऑफ अबाउट मोर देन 20 कंट्रीज और 21 कंट्रीज। इसमें सारी कंट्री शामिल थी और 90% जो मिलिट्री थी वो यूएसए की थी। सो क्योंकि ये आपने अटैक जबरदस्ती किया था, कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं था, बट नॉर्थ कोरिया ने जब साउथ कोरिया पे अटैक किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्शन लिया और एक टीम फॉर्म की जिसमें डोमिनेटली हम देखेंगे तो यूएसए ही था। दैट्स द रीजन हम अक्सर इसको यूएसए एंड यूएसएसआर का ही कॉन्फ्लिक्ट बोल देते हैं। तो सेकंड टॉपिक जो हमने कवर कर ही लिया है, नाम प्लेड अ रोल इन मीडिएटिंग, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोरियन एंड कॉन्गो वॉर आपको मेंशन करना है। थर्ड वी आर गोइंग टू हैव 3 अग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। अब देखिए भाई वॉर कितने हुए थे। कोरियन वॉर हो गया था, बर्लिन क्राइसिस भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, कॉन्गो, वियतनाम। अब इसकी वजह से सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बोथ द कंट्रीज डिसाइडेड कि हम कुछ ना ट्रीटी साइन कर लेते हैं ताकि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा कम कर सके। और दे बोथ वर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, तो उनको लेके ट्रीटी यहाँ पे साइन होनी थी। LTBT लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी ये साइन की गई 1960s के दौरान, ये सारी ट्रीटी साइन की गई थी। LTBT क्या था, इसमें जो है न्यूक्लियर टेस्ट आप एटमोस्फेयर, एयर, वाटर में नहीं कर सकते थे, ठीक है, लिमिट करना था इसको। सो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी कम किए जाएंगे। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बिफोर 1967 जिन कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, जिसमें ओनली 5 कंट्रीज आती हैं, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना। सो दीज आर 5 कंट्रीज, दोज आर इन्वॉल्व इनटू दिस। 1967 के पहले इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे एंड इट वाज सजेस्टेड टू होल वर्ल्ड कि चूंकि 1967 के पहले जिन्होंने किए हैं, ओनली दीज कंट्री कैन पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स, बाकी किसी के पास नहीं रहेंगे। तो अगर जो साइन करता है उनको इसका पालन करना होगा। दे वर ओब्लाइज्ड टू फॉलो दिस। हाउएवर इंडिया साइन NPT, बट उसने बाद में इसको डिस्क्रिमिनेटरी करार करते हुए विथड्रॉ कर लिया था, क्योंकि वो कहता है इट मीन्स दैट आप होल वर्ल्ड को अपने ऊपर डिपेंड बना रहे हो। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज गोइंग टू अटैक इंडिया एंड इफ वी हैव साइंड NPT, देन वी हैव टू आस्क अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना टू हेल्प अस। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इट्स नॉट फेयर एक्चुअली। नाउ सी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। मिसाइल्स जो होती हैं वो बेसिकली 2 तरह के सिस्टम पे चलती हैं। एक तो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड दूसरा है आपका क्रूज मिसाइल सिस्टम। अब ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल हम देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये काफी ज्यादा फियर्ड वेपन्स में कंसीडर की जाती है। वर्ल्ड्स मोस्ट फियर्ड न्यूक्लियर वेपन्स में ये आती है। ये यू कैन से दैट कि जो एटमोस्फेयर की सरफेस है वहां पे पहुंचाने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जमीन से ऊपर गई, एटमोस्फेयर की सरफेस को पार करते हुए वहां से इसका जो वॉर हेड होता है मिसाइल का वो डिटैच हुआ एंड जिस पाथ से जो आई थी, यू कैन से दैट कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये सरफेस से एटमोस्फेयर, यू कैन से दैट बैलिस्टिक मिसाइल जब इसको लॉन्च किया जाता है तो लैंड से ये एटमोस्फेयर के सरफेस के आउटसाइड जाएगी, वहां से जो मिसाइल का वॉर हेड होता है वो डिटैच होगा एंड सेम पाथ जिससे ये गई थी उसी पाथ से ये वापस आएगी। सो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका टारगेट जो है वो निश्चित हो, ठीक है। और यू कैन देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ये 30 से लेके 35 मिनट्स में अबाउट 10,000 किलोमीटर
दूरी तय कर सकती है. सो इट्स ICBM. ठीक है, ICBM इसी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से ये बना है. ICBM विच वर्क ऑन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. तो वो 30 से लेके 35 मिनट्स में 10,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लेता है. You can just say that since it depends upon the gravity to reach its target, so it is called ballistic missile. That's it. Okay. अब इन पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया, restriction लगाई गई 1960s में. We will be talking about other treaties also, so that is given into last of this chapter. Now we are going to do challenge to bipolarity. Do you know the meaning of bipolarity or unipolarity? I provided notes, you can just refer them, and into which I explained that कि unipolarity and bipolarity में क्या difference है. Bipolarity is the system in which world is dominated by two superpowers. Not only in military sphere but also in a cultural sphere and political sphere and economic sphere. मतलब सभी sphere में केवल दो सुपर पावर हो. यूनिपोलैरिटी इज द सिस्टम, इज द वर्ल्ड सिस्टम जिसमें पूरे वर्ल्ड पे केवल एक सुपर पावर डोमिनेट कर रही हो. सो दिस कम्स बट आफ्टर कोल्ड वॉर, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. देन वी रियलाइज दैट देयर वाज हेजेमनी ऑफ यूएसए इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. We were talking about NAM, then how this NAM came into existence. So this NAM came into existence when these 5 leaders joined their hands. तो यहाँ पे हम देखते हैं नाम के फाउंडर्स कौन कौन से थे. जोसेफ ब्रोज टिटो, who was leader of Yugoslavia. Gamal Abdel Nasser, who was leader of Egypt. Sukarno, who was Indonesia's first prime minister. JL Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, he was prime minister of India. And Kwame Nkrumah, who was leader of Ghana. So these 5 leaders joined their hands and इन्होंने डिसाइड किया था कि हम किसी का साथ नहीं देंगे क्योंकि हम अभी अभी आजाद हुए हैं. ऑफ कोर्स, सो वी वांट टू बी ए सोवरेन कंट्री, बट हम वॉर को कम करने में मदद करेंगे. सो दिस वाज नाम पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव. नाउ वी सी दैट नाम का फर्स्ट समिट जो है वो 1961 में बेलग्रेड में होता है. And here I am just leaving you one question, that can you just tell me that ये नाम एग्जिस्टेंस में कब आया? There was one conference that was held in Indonesia. ठीक है, I am just giving you hint. Mention the city also. तो उस सिटी का मेंशन कीजिए जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है. फाइनली इट turned into नाम. Okay, so it is going to be my question to you people. Let's see who can answer. Okay, so first summit नाम का 1961 बेलग्रेड में हुआ था and this was attended by 25 members, यानी कि 25 countries. Then नाम जब पहली बार इसका समिट होता है, there were 3 culminations. वो क्या थे? Cooperation, that all these countries have to cooperate. दूसरा था ग्रोइंग वॉर टेंशन. जो ग्रोइंग वॉर टेंशन है, अभी तक कोरियन वॉर हो चुका था, वियतनाम वॉर हो चुका था, हम बर्लिन क्राइसिस देख चुके थे, हमें इसको अवॉइड करना है. अब जितने भी होंगे ना, हमें कोशिश ये करनी है कि हम ऐसे वॉर होने ही ना दें. Third, newly decolonized African countries. NAM actually provided way to all newly decolonized African countries कि वो किसी के साइड ना लेके एक इंडिपेंडेंट अपने लिए बात रख सके. फिर हमने अभी फर्स्ट समिट की बात कर ली. 40 समिट आपकी बुक, क्योंकि अभी पुरानी अगर आप रेफर कर रहे होगे, इट्स जुलाई व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड अभी तक न्यू बुक्स नहीं आई हैं. तो जब भी आपको बुक मिलेगी, आई थिंक उसमें इंफॉर्मेशन सही होगी. बट एज पर ओल्ड बुक इट इज गिवन दैट 40 समिट जो कि हवाना में हुआ था 2006 में, इट वॉज अटेंडेड बाय 116 मेंबर्स. एंड द रिसेंट वन which 18th summit जिसमें 120 members अटेंड करते हैं, दिस वॉज इन 2019. तो ये हुआ था अजरबैजान में. अब जो नेक्स्ट समिट होना है वो होना है 2022 में. तो आप डिफरेंस देख सकते हो. Our last topic of our video is going to be NAM is not equal to isolationism and neutrality. What it is. अक्सर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नाम का मतलब न्यूट्रलिटी था. न्यूट्रलिटी से हमारा मतलब है कि भाई यूएसएसआर को जो करना है, यूएसए को जो करना है, वर्ल्ड भले ही चाहे कितनी अलायंस सिस्टम में डिवाइड हो जाए, वी डू नॉट केयर.
we are not going to involve into this, just do whatever you wanna do, but we are not taking side of any of these, and हम ऐसा भी नहीं है कि हम पार्शियलिटी वाली और मतलब दोनों तरफ से बात करेंगे, नो, वी आर नॉट इन्वॉल्व इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज व्हाट इज न्यूट्रलिटी, और यू कैन ऑल्सो से दिस आइसोलेशनिज्म, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड और एक्चुअली एक ही है। नाम का मतलब ये नहीं था, नाम का मतलब था कि उसमें वो कंट्रीज, एशिया की और अफ्रीका की वो कंट्रीज शामिल थी जो एक वक्त पे कॉलोनीज रह चुकी थी, ब्रिटेन की एंड अमेरिका की, जापान की। नाउ वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व themselves into such conflict जिसमें वो अपनी sovereignty फिर से खो दे, जिसमें वो अपनी independence फिर से खो दे, because they have to ask for each and every action whatever they gonna take, they have to ask to their leader and leader country, it was USA and USSR, and they don't want to do so, they just want to keep themselves non-partial, they just want to keep non-partiality, they don't want to be a voice of a USA, they don't want to be a voice of a USSR, they just want to be independent, and in fact this ensure all the नाम countries की वो अपनी बात international politics में रख रही हैं, and in fact नाम में जितनी भी countries थी it was really good for them because वो अपनी बात एक international platform पे रख पा रही थी और दोनों ही सुपर पावर उनकी बात को सुन भी रहे थे। Now we have completed all the topics for this part 2 of this chapter. अब हम part 3 देखेंगे जिसमें हमारा फाइनली चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो पॉल साइंस के वीडियोस हमारे 3 पार्ट्स में आएंगे अब से, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 फॉर ईच चैप्टर, ताकि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर सके। क्योंकि अगर मैं एक ही चैप्टर का सारा वीडियो बना देती हूँ, मतलब एक ही वीडियो बना देती हूँ, तो ये होगा कि दैट विल बी अप टू 1 hour और मोर देन 1 hour, ऑफ कोर्स 1 hour तो नहीं बट मोर देन 1 hour ही होगा। Here we are ending, guys. Okay, so just let me know in case you guys have any doubt. I just read comments of first video of this chapter and I was really glad कि मतलब काफी टाइम के बाद वीडियो आए थे तो आप लोगों का काफी ज्यादा प्यार था उस वीडियो में, एंड इट वाज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी टू रीड ऑल दोस कमेंट्स। सो कीप कमेंटिंग व्हाटएवर यू फील अबाउट स्टडीशन, एंड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक ऑल्सो, जस्ट कनेक्ट विथ मी on my Facebook page, there I used to share very informative posts and as well as things. Last topic that we will be discussing in our part 3 will be India and Cold War का क्या रोल रहा है, इंडिया को किस बात पे क्रिटिसाइज किया गया, किस बात पे इंडिया ने नाम को चूज किया था। इसके अलावा भी हम बात करेंगे जितनी भी ट्रीटीज है, LGBT, SALT 1, SALT 2, START 1, START 2 and NPT, everything. So stay tuned, make sure you hit the like button, share this video, subscribe Study with Kriti 2 for more such kind of videos। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।